हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी अचीव गोल्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है व्यष्टि अर्थशास्त्र से। ये है उत्पादन फलन। आज आप सीखेंगे कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। आप इसमें टीपी, एपी और एमपी की तालिका भी सीखेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं। तो उत्पादन फलन होता है कि जैसे कि दी हुई उत्पादन तकनीक के अंतर्गत जो भौतिक आगत होते हैं और जो भौतिक निर्गत होते हैं उनके बीच में जो तकनीकी संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। देखिए, अब आगतें क्या होती हैं। आगत जैसे कि पूंजी, ठीक है, और श्रम। पूंजी की आपने 10 इकाइयाँ ली हैं और जो श्रम है उसकी 5 इकाइयाँ हैं। तो इन दोनों का प्रयोग करके आपको जो उत्पादित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो हुई हैं 100 वस्तुएं। तो इसी तरह से ये आगत और निर्गत, इन दोनों के बीच का जो तकनीकी संबंध है इसे कहते हैं उत्पादन फलन। अब अगला है कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है। ये होता है 2 प्रकार का। देखिए, एक है अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसमें क्या है, अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें हम परिवर्ती कारकों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। परिवर्ती कारक जैसे कि श्रम को बढ़ाकर हम उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। जब एक बार प्लांट को संस्थापित कर लिया जाता है तो उसे अल्पकाल के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है दीर्घकाल उत्पादन फलन। देखिए, दीर्घकाल वह अवधि होती है जब स्थिर कारक और परिवर्ती कारक के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। दीर्घ कारक मतलब कि लंबा समय, लंबे समय तक जब श्रम और एक ही भूमि पर हम काम करते रहते हैं तो उत्पादन अपने आप ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ना कोई परिवर्ती कारक होते हैं ना कोई स्थिर कारक होते हैं। सिर्फ एक लंबा समय ही फर्म के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। इसके बारे में आप जानोगे। कुल उत्पाद क्या होता है। कुल उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हुए परिवर्ती कारक की प्रत्येक इकाई के उत्पादन का कुल जोड़ है। परिवर्ती कारक जैसे कि मान लीजिए श्रम जो है उन्होंने मिलकर कुल कितना उत्पादन किया है वो होता है कुल उत्पाद। जैसे कि यहाँ पे देखिए 10, 12, 15, 12, 10, 6, ये है वस्तु का उत्पादन। इस तरह से वस्तुओं का उत्पादन किया गया है। तो जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी हो गई, वो हैं 65 इकाइयाँ। वस्तुओं की 65 इकाइयों का यहाँ पर उत्पादन हो चुका है। अगला है सीमांत उत्पाद। सीमांत उत्पाद से अभिप्राय है कुल उत्पाद में परिवर्तन। जब कुल उत्पाद में परिवर्तन होता है, और ये कब होता है, जब परिवर्ती कारक की 1 से अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पे है एमपी मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्शन 45। कुल उत्पाद जब श्रम की 6 इकाइयों का प्रयोग किया गया था तब क्या हुआ था, कुल उत्पाद तब हुआ था 45। लेकिन कुल उत्पाद कब, जब 5 इकाइयों का प्रयोग किया गया था, श्रम की 5 इकाइयों का प्रयोग किया गया था तब था 40। कुल उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई, 5 ये वृद्धि कैसे हुई, जब श्रम की 1 इकाई को बढ़ा दिया गया। अगला है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद जो है वो परिवर्ती कारक का प्रति इकाई उत्पादन है। देखिए औसत उत्पाद को किस तरह से निकाला जाता है। एपी निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टीपी डिवाइडेड बाय लेबर। मतलब कि टोटल प्रोडक्शन को हम श्रम से, लेबर से भाग दे देंगे तो हमारा औसत उत्पाद आ जाएगा। देखिए किस तरह से ये है, यहाँ पे जो कुल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन है, कुल उत्पाद है वो है 40। 40 को मान लीजिए यहाँ पे जो श्रम है वो है 5, तो 5 से भाग देने पर जो कुल उत्पाद आए, औसत उत्पाद आएगा, जो औसत उत्पाद आएगा 8। तो ये है हमारा औसत उत्पाद। और इसी को अब हम ये कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को हम तालिका से समझेंगे, एपी, एमपी और टीपी। तो देखिए यहाँ पे क्या है ये समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर है ये श्रम की इकाइयाँ, श्रम लेबर 1, 2, ठीक है, ये लेबर है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहाँ पे श्रम है, ठीक है। और अगला है हमारा टीपी मतलब कि कुल उत्पाद। कुल उत्पाद कितना है, जब एक श्रम यहाँ पे काम करता है तब 50
वस्तुओं का उत्पादन करता है? 2 करते हैं 90, 3 120, 4 140, इसी तरह से ये सारे करते हैं। ठीक है, 7 जब करते हैं, 7 श्रम काम करते हैं तो 147 वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अब हम निकालेंगे एपी और एमपी। तो देखिए एपी का जो फॉर्मूला है वो अभी आपने यहाँ ऊपर औसत उत्पाद में अभी आपने देखा ही है। एपी किस तरह से निकालते हैं कि जो टीपी है, टीपी को हम भाग दे देंगे श्रम से। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देखा था। अभी औसत उत्पाद में क्या करते हैं, एपी कैसे निकाला जाता है, टीपी को हम भाग दे देते हैं लेबर से। मतलब कि यहाँ पे हम 50 को भाग देंगे किससे, लेबर से। लेबर मतलब कि एक से। ठीक है, टीपी को हम एल से भाग करेंगे। तो अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। 50 भाग 1, तो 50 को 1 से भाग करने पर 50 आएगा। एपी जो है वो आया है हमारा 50। इसी तरह से 90 और भाग 2 से भाग करेंगे हम, टीपी डिवाइडेड बाय एल, तो 90 को 2 से भाग करने पर 45 आएगा। अब 120 को भाग करेंगे हम 3 से, 120 भाग 3, तो हमारा उत्तर आता है 40। अब हम करेंगे 140 को 4 से भाग, 140 भाग 4, तो आएगा 35। अगला अब हम भाग करते हैं 150 को 5 से, 150 भाग 5, तो इसका आ जाएगा 30। अब हम 150 को भाग करेंगे 6 से, 150 भाग 6, तो इसका आ जाएगा 25। अब हम करते हैं 147 को भाग 7 से, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि 21, इसका आ जाएगा 21। तो ये है हमारा एपी निकालने का तरीका। इसी तरह से आप एपी निकालेंगे। एपी का यही फॉर्मूला है कि टीपी डिवाइडेड बाय एल। अब हम एमपी देखते हैं। एमपी किस तरह से निकाला जाता है, देखिए एमपी कैसे निकाला जाता है। एमपी मतलब कि सीमांत उत्पाद, जो नीचे वाला होता है जैसे कि 50, इसके ऊपर वाला 50 के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब हम उसको 0 मान लेंगे। ठीक है, उसके ऊपर वाले से उसको माइनस कर देंगे, 50 में से मतलब ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। इसी तरह से नीचे है अब 90, 90 में से ऊपर वाला, 90 में से हम 50 को माइनस कर देंगे। फिर 120 में से हम ऊपर वाले को यानी कि 90 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप सारे उत्तर निकाल लेंगे। अब है 140, 140 में से हम 120 को माइनस कर देंगे तो उत्तर आएगा 20। फिर है 150, 150 में से 140 को माइनस कर देंगे तो उत्तर आएगा 10। फिर 150 में से हम 150 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0। फिर 147 में से 150 को माइनस करेंगे तो उत्तर आएगा -3। ये उत्तर जो है अब ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, ये सीमांत उत्पाद हमेशा इसी तरह से ही होता है। ठीक है, ये बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद ये घटना शुरू हो जाता है और एक समय ऐसा आता है जब ये 0 हो जाता है और 0 होने के बाद यह एक बार ऋणात्मक भी हो जाता है। ठीक है, देखिए ये तालिका एक बार दोबारा से। औसत उत्पाद को कैसे निकालेंगे, टीपी डिवाइडेड बाय एल, और जो एमपी है वो हम कैसे निकालेंगे, मतलब कि जो नीचे वाला है
उसमें से हम ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। 50 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो, तो 50 में से हम ज़ीरो को माइनस करेंगे। फिर 90 है, 90 में से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को यानी 50 को माइनस करेंगे। 120 में से 90 को, 140 में से 120 को, ठीक है। इसी तरह से ये सारे करने हैं और ये हमारा टीपी, एपी और एमपी का जो तालिका है ये तैयार है। इसी तरह से ही आप इस तालिका का आकलन करेंगे। यहाँ पर जो एमपी है वो घटता है, फिर शून्य हो जाता है और ऋणात्मक हो जाता है। ऐसा होता है परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, ठीक है। तो ये परिवर्ती अनुपात का जो नियम है ये मैं आपको अब समझाने जा रही हूँ कि परिवर्ती अनुपात का नियम क्या होता है। परिवर्ती मतलब कि जो यहाँ पर कारक जो परिवर्तित हो सकते हैं। परिवर्ती अनुपात का नियम यह बताता है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए, श्रम की जो इकाइयाँ हैं अब हम यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। श्रम क्या है, परिवर्ती कारक, इनको बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनका अधिक प्रयोग करते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रयोग में लाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा जो इनका परिवर्ती कारक का जो सीमांत उत्पाद है वो घटता है, ठीक है। उसके बाद शून्य हो जाता है। शून्य के बाद एक समय ऐसे आता है जब ये ऋणात्मक हो जाता है। देखिए, परिवर्ती अनुपात के नियम की एक तालिका है, ये तालिका मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, भूमि की इकाइयाँ कितनी हैं, 1। यहाँ पे भूमि जो है 1 है, एक ही भूमि पर काम किया जा रहा है। और जो श्रम है, श्रम की इकाइयाँ कितनी है, एक भूमि पर पहले 1 श्रम काम करता है, फिर उसी एक भूमि पर 2 श्रम, फिर 3, 4, 5। इसी तरह से जो श्रम की इकाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो भूमि की इकाई है वो 1 ही है। तो इससे क्या होगा, जब 1 श्रम काम कर रहा था तब 2 वस्तुओं का उत्पादन करता है वो। फिर जो 3 कर रहे, 1 जो था वो 2 वस्तुओं करता था, 2 जो थे वो 5, 3 जो थे वो 9 वस्तुओं का उत्पादन करते थे। इसी तरह से जो उत्पादन है वो पहले तो बढ़ रहा था, लेकिन फिर वो उत्पादन घटना शुरू हो गया। और जो इसका सीमांत उत्पाद है, मतलब कि परिवर्ती कारक यानी कि श्रम, परिवर्ती कारक का जो सीमांत उत्पाद है वो पहले तो बढ़ता है लेकिन फिर घटता है, उसके बाद शून्य और ऋणात्मक हो जाता है। तो ये है परिवर्ती अनुपात का नियम। ये इस नियम के कारण ही होता है और ये ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हुए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको सभी तालिकाएं अच्छे से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेक श्योर मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जो आपके पास जो वीडियो है वो सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और आप अब मेरे नोट्स को कर लीजिए नोट डाउन।